हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज जो है मतलब कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड था उसमें अपन दो लेक्चर देख चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड को। तीसरे लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे अपन तीन कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर को अपन डील करें। उसमें से सबसे पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, दूसरी कैरेक्टर थी रिप्रोडक्शन, तीसरी कैरेक्टर थी मेटाबॉलिज्म। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें देखना था कि अपन एक्सक्लूसिव मतलब बोले तो डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बारे में बात कर रहे थे। डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब है कि जो लिविंग में जो वो कैरेक्टर जो जिसमें हो रहा है उसी में हो, किसी दूसरे में ना हो। मतलब कि वह लिविंग में ही हो, नॉन लिविंग में उस तरह का कैरेक्टर नहीं शो हो। इसका मतलब है कि आपको देखा था कि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग के भी कंडीशन में बोल्डर्स हो, सेंडमॉन्ट्स हो, या आप जो है आपके ठीक है ना, माउंटेन हो। हिमालय के बारे में चर्चा किया था कि ईच एंड एवरी ईयर जो है 1 to 2 सेंटीमीटर क्या कर रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है बाय द डिपोजिशन ऑफ द समथिंग। कुछ भी, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो दैट इज एक्सटेंसिव ग्रोथ टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग। बट हमने कहा कि अंदर वाले जो ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ जो होता है, वो किस में होता है, लिविंग थिंग में होता है। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं नॉन लिविंग में भी देखा गया, इसीलिए उसको हमने क्या कहा कि ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। क्या क्या था ग्रोथ का क्राइटेरिया, मैंने पूर्ण रूप से उसको डील किया। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया। तो रिप्रोडक्शन के कंडीशन में हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन के कंडीशन में कि रिप्रोडक्शन ज़रूरत है, जरूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस। मतलब कि किसी जीव को मतलब कि बरकरार रहने के लिए, किसी वंश को बनाए रखने के लिए, किसी खानदान को बनाए रखने के लिए, किसी वंशज को बनाए रखने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन करने के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। एज़ पर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि मान लो कि मतलब कि बहुत सारा जो है इनफर्टाइल या एस्ट्राइल कपल है, जो कपल क्या करते हैं, कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहोगे आप कि भैया वो नॉन लिविंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारा ऐसा हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे कपल जो है, वाइफ हस्बैंड जो है क्या है, स्टेराइल है, बांझ है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो क्या है, लिविंग है। बट ये ज़रूरत तो नहीं था। मतलब कि यदि यदि ऐसा ज़रूरत होता है लिविंगनेस के लिए कि रिप्रोडक्शन ज़रूरत है, तो उनको मर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि जैसे आप हनी बी के मील हनी बी की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्ट्राइल होता है। उसकी उसके भी लिविंगनेस की यदि बात करा जाए तो उसको मर जाना चाहिए। तीसरी एग्जांपल आपको बताया था कि म्यूल के बारे में, जो आपको वैष्णो देवी वाला याद है ना, कि मतलब वैष्णो देवी पे लोग जाते हैं पहाड़ पे चढ़ के। तो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जो है क्या करना पड़ता है कि उसको किसी एनिमल की सहारा लेना पड़ता है। जो गधा था, गधा बहुत ही स्लो चलता था, बट एक दो आदमी को बैठा के निकल सकता था, लेकिन तेज़ नहीं, जाते जाते बहुत समय लग जाता था। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहा कि भैया घोड़ा ले चलो। तो घोड़ा क्या करता था, वो ज़्यादा वेट टॉलरेट नहीं करता। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दोनों सक्षम नहीं था, तो दोनों को मिला करके एक जीव को बनाया गया जिसको खच्चर कहा गया, मतलब म्यूल। लेकिन म्यूल को पैदा तो किया, बट म्यूल के पास एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। वो क्या है, वो भी स्ट्राइल है। इतने बात तो समझ में आ गया कि भैया रिप्रोडक्शन कतई जरूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए। रिप्रोडक्शन केवल जरूरत है किसके लिए, तो वंशज को बनाए रखने के लिए, रेस को बनाए रखने के लिए। तो ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन था मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है। यदि मेटाबॉलिज्म ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रहेगा, मतलब कि लिविंगनेस नहीं होगा। तो thousands of the chemical reactions takes place in a living organism or cell stay in a living state। यदि ये लिविंग रिएक्शंस ना हो, ये रिएक्शंस ना हो, तो कोई भी थिंग जो है लिविंग नहीं होगा। तो इसको हमने कहा था कि भैया ये हमने नहीं, सब ने कहा है, जितने भी साइंटिस्टों ने है उन्होंने कहा है कि ये डिफाइनिंग फीचर है, ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। एक एम्फीबॉलिज्म का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हेक्सोज है, उसको एटीपी से कंबाइन किया गया हेक्सोकाइनेज के एंजाइम में और मैग्नीशियम आयन के एंजाइम में, तो क्या बना, हेक्सोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। तो मतलब कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस था। ग्लाइकोलाइसिस के कंडीशन में आपको बात किया था। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा बात हमने कर लिया था इसका। अब जो है आपको थोड़ी सी
नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी के बारे में, लिविंग की जो है कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वो है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में आप क्या बात करें हो कि देखो कोई भी जीव है एक और एक से अधिक सेल से बना हुआ है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो एक तो यूनिसेलर है जो एक ही सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर जैसे अपन देखें प्लांट देखें कोई भी एनिमल देखें तो उसके कंडीशन में क्या है मल्टी सेलुलर है हम लोग। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में क्या है बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो कोई भी जीव एक और एक से अधिक सेल से बने हुए हैं, लेकिन जीव की उस सेल के अंदर जो है कोई भी बहुत सारे ऐसे जो है मतलब कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं एक 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 एक, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मतलब कि मटेरियल बनाते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है जी जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए। ये सारे के सारे जितने भी सेल है जितने भी लिविंग सेल है सब में जेनेटिक मटेरियल होगा और सारे के सारे जीव सेल से बने हुए हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है वो सेल है, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। यूनिसेलर तो सिंगल सेल से बना हुआ है। तो क्या कह सकते हो कि किसी भी जीव का मतलब कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में बात करो तो मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या कंडीशन है कि आप क्या कह सकते हो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के लिए ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे चौथी बात हमने करी, पांचवी बात के कंडीशन हम लोग करेंगे कॉन्शसनेस और सेल्फ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कहने का मतलब इरिटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी कहने का मतलब है सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ें होगा। तो आप कह सकते हो कि इट्स स्टिमुलेट, ये इट्स रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन बात करेंगे इसके बारे में तो वो क्या हो सकता है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम स्टिमुलस पा सकते हैं, ठीक है। और इस स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कोई केमिकल गिर गया, कोई केमिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो वी आर रिस्पॉन्डिंग दैट केमिकल। वो कैसा है हार्म कर रहा है, हमें इरिटेट कर रही है या हमारे लिए नॉर्मल है। वाटर है तो ठीक है, नहीं कि कोई एसिड गिर गया सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया तो क्या होगा हमारे लिए हार्म होगा, तो उसको इंटर होने से हम क्या करेंगे रोकेंगे। लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे इस चीज़ों को हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वो भी कर रहे हैं। ये जो है मतलब कि ये कॉन्शसनेस के बारे में बात करते हैं तो प्लान भी करते हैं बहुत सारे जो है फोटो प्रेडिज्म भी दिखाते हैं जो 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 सीजनल ब्रीडर्स है। मान लो कि अपन बात करते हैं कि गेहूं और मतलब कि धान की खेती हो तो गेहूं के कंडीशन में उसकी बुआई जो होती है उसकी जो रुपाई होती है गेहूं की तो वो ठंडी महीने में होती है। यदि उसको उतना ठंड नहीं दिया जाए, उतनी मतलब कि उसको जो फोटो पीरियड नहीं दिया जाए तो वो क्या करेगा फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। आप लोग जानते हो प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे चीज़ों को पढ़े हो, बिल्कुल उनको एहतियात रखते हो। तो चलो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या दिखता कि नहीं दिखता सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के कंडीशन में। तो ये देखो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको डिफाइन करने का कोशिश करता हूँ कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स, बहुत सारे एक और एक से अधिक सेल से बने होते हैं। इट कंटेन आ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल which have a genetic material, सारे में ये जेनेटिक मटेरियल होगा। तो क्या कंडीशन है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is a defining feature of living thing। जीवित चीज़ों का ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। तो दो चीज़ें तो हमें दिखा, एक मेटाबॉलिज्म, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा चीज़ें हम बात करेंगे कॉन्शसनेस, इट्स ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर। बट कैसे, ये देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब कि ये जो कॉन्शसनेस एंड सेल्फ कॉन्शसनेस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग अवेयर हैं हर चीज़ों से, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस से। तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि हर चीज़ों से अवेयर हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस। वो मतलब कि आपको बताया कि मान लो कि एक डॉक्टर है पेशे से, और उसकी काम है, डॉक्टर को बहुत ही प्रतिष्ठित लोग, मतलब कि बहुत ही पढ़े लिखे लोगों में से माने जाते हैं। और वो जो है क्या करें कि मतलब एक तरह से काली पीली चश्मा लगा ले, ठीक है, और काली पीली फटे चिरे जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले, उस टाइप से बिहेव करें, और कान में हेडफोन लगा के यो करें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम। तो आप क्या इमेजिन करोगे कि वो ऐसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब कि उसकी छवि एक अलग हो जाता है, आप उससे मैच नहीं। तो डॉक्टर की एक ड्रेस कोड हो जाती है, टीचर की एक ड्रेस कोड हो जाती है, तो उस पर उनको एक सभ्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो बिल्कुल ये क्या है, अवेयरनेस की बातें हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मतलब कि दुनिया में इकलौता एक ह्यूमन बीइंग है जो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लेकिन सब क्या है, जो भी लिविंग थिंग है कॉन्शियस है। तो कह सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस क्या है कि एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलो इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। क्या पांचवा प्रॉपर्टी हमारा है कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है, मीन्स क्या होता है, इरिटेबिलिटी, ठीक है ना, इरिटेबिलिटी। और इसका मतलब होता है, ठीक है ना, सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्स। ये दोनों मिला के क्या होता है आपका कॉन्शसनेस। तो ये क्या होता है, कॉन्शसनेस क्या होती है कि इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, दिख रहा है ना, लाइट ज़्यादा, ये क्या है, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेनोमेना टू recognize or sense the stimuli। Stimuli of external environment और सराउंडिंग्स। ये किस तरीके से, जैसे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे वो सारे के सारे चीज़ें दिखता होगा। चलो अब क्या है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर
मे बी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। द केमिकल entering into the living body, then it responds, ठीक है ना, by their सेंस ऑर्गन। समझ रहे हो ना, कोई भी केमिकल यदि कहीं पे गिर रहा है या कहीं पे आ रही है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन मान लो कि अपनी अपनी बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, कोई केमिकल आ गया हमारे बॉडी पे, स्किन पे गिरा, तो कहीं ना कहीं मान लो कि कोई कोई नॉर्मल सी चीज़ें होगी, वाटर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए H2SO4, कोई एसिड हो जाए तो वहाँ पे गिरेगा तो इरिटेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी। दैट मीन्स कि वहाँ पे दो कॉन्सियसनेस की बात आएगी, वहाँ पे वही चीज़ होगा जो कंडीशन क्या है कि जैसे बात करें आपको एक्सटर्नल स्टिमुली आया तो उसकी रिस्पॉन्ड करेंगे अपन, क्या करेंगे उसको हटाएंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लांट के कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्लांट के कंडीशन में ये जो है शो कैसे कर सकता है कि प्लांट ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुली एज लाइक अ लाइट, टेम्परेचर, ठीक है ना, लाइट, टेम्परेचर, पोलन ग्रेन जो पोलूटेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेंसिटिव तो इसके कंडीशन में अपन बात करेंगे। In case of plant also stimulate by external factor, कौन कौन है, लाइट है, टेम्परेचर है, पोल्यूटेंट है और अदर ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की अपन बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म है, सर्टेन प्लांट ऑल्सो शोज फोटो पीरियडिज्म, ठीक है ना, इट स्टिमुलेट बाय लाइट। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली। तो कंडीशन क्या है कि ओवरऑल जैसे ही अपन बात करेंगे सब के सब, तो आपको ये जो बात करें इसका मतलब है कि इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो स्टिमुलेट बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लाइट, वाटर, वाटर भी है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें इसके लिए कि ऑल द ऑर्गेनिज्म सेंस surroundings through their sense organ, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस response their external
and internal stimuli. यहाँ पे सीधे तरीके से अपन बात करें कि सेल्फ कॉन्शसनेस मतलब कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अवेयरनेस इज नॉन एज क्या, सेल्फ कॉन्शसनेस। सीधे तरीके से उतनी कहानियाँ नहीं बताएंगे आपको, जो डॉक्टर विक्टर वाला कहानी जो हमने कहा था कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, अवेयरनेस या केयरिंग इज अ सेल्फ कॉन्शसनेस। in only human are self consciousness. एज फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के एनसीईआरटी में दी हुई है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे यदि बात करें कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, कोई मतलब कि मान लो कि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। इंसान के पास दोनों स्टिमुली होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यदि इंटरनल हो, एक्सटर्नल ना हो तो उसको अपन इंडिकेट नहीं कर सकते कि इस फलना और सीज फलनी, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो है स्थिति ठीक है। लेकिन जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दोनों स्टिमुली खत्म हो जाए तो ही इज़ आर नॉट इन कोमा, ही इज़ इन फुल स्टॉप। जिनका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि उसकी ब्रेन क्या हो गई, उसकी ब्रेन डेड है। सिंपल तरीके से अपन बात करें तो सीधे तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ अ पेशेंट लाइंग इन कोमा, ठीक है ना, तो कोमा की कंडीशन में दोनों बातें हो सकता है। इफ हिज एक्सटर्नल एंड इंटरनल both stimulus are not responding, then he is not in कॉमा। समझ में, फुल स्टॉप लग गया मतलब निकल लिए, ही इज इन फुल स्टॉप, ठीक है। तो लॉजिकली कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यदि कॉमा की सीधे शब्दों में बात करें तो जिनकी एक्सटर्नल स्टिमुली एब्सेंट है उनकी क्या होगा, ब्रेन डेड होगा। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ही इज नॉट इन, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये बातें थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अपन देख लिए कॉन्शसनेस और सेल्फ कॉन्शसनेस। डेथ इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोली इसमें कि मतलब कि कोई चीज़ जीवित ही नहीं तो उसको वो मरेंगे काहे। लाइफ स्पेन इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, बट डिफाइनिंग फीचर्स की ये क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो सीधे तरीके से बोलेंगे कि कॉन्शसनेस and self consciousness is a
डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पे डेथ की बात करते हैं, छठा प्रॉपर्टी। तो डेथ का मतलब क्या होता है कि द कंप्लीट inactivation of protoplasm इज नॉन एज क्या भैया, डेथ। मतलब कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस यहीं पे साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो यहाँ पे दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं जी, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ प्रोटोप्लाज्म क्या है, इनएक्टिव है। बोले तो कोई भी नो एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है। तो लिविंग है क्या, नहीं भैया, वो कैसा हो गया, नॉन लिविंग हो गया। मतलब वो कैसा हो गया, डेड हो गया। कैसा हो गया, डेड हो गया। तो क्या कह सकते हो कि कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अ सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज का डेथ। तो डेथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहाँ पे लाइफ स्पेन की बात करेंगे। लाइफ स्पेन की बात करो तो क्या कहते हो कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अरे भैया, जो जिसमें लाइफ ही नहीं है वो डेथ क्यों होगा, नहीं होगा। तो ये भी है। इवोल्यूशन की बात करो तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, जैसे मान लो की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग है या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, उसमें परिवर्तन। देखो जैसे मान लो कि 18th सेंचुरी के लोग और 20th सेंचुरी के लोग, 21st सेंचुरी के लोग, यहाँ में डिफरेंसेस दिखता है कि यहाँ की छोटे छोटे बच्चे जो बहुत स्मार्ट होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप या मतलब कि वो चीज़ें दिखा है कि एक न्यू कमर और पहले वाले में क्या क्या, तो एडवांसनेस बढ़ते गया। इसकी इंटेलिजेंसिया भी लगभग कह सकते हो, लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में नहीं बोलते हैं। 1450 से उसकी भी थी, अभी भी है, तो वो अलग सी चीज़ है। तो इवोल्यूशन भी है, इवोल्यूशन, ठीक है ना। इवॉल्व हो रहे न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या कह सकते हैं कि किसी लिविंग थिंग में ही इवोल्यूशन होता है। कि ये कैसे होता है भैया, आपको बताया था कि जब मियोसिस होती है गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना, दोनों बना। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट, यहाँ पे जो मियोसिस होती है तो इस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है जी, क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, वेरिएशन होता है, और वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। वेरिएशन हुआ तो इवोल्यूशन हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। पहले हमारी जो प्रजाति थी, हमारी जो वंशज है क्या, मंकी है, और वहाँ से क्या आ गया, ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा, इवोल्यूशन। अरे भैया ऐसा नहीं होता था, आज हम भी क्या होते, बंदर होते। अरे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, यहाँ हो गया इवोल्यूशन की बात। अपन बात करते हैं, ठीक है ना, एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन की बात करो तो ये एडेप्ट होने की बात है कि जैसे मान लो कि एडेप्टेशन, मान लो कि डायनासोर्स जो है मेसोजोइक एरा में ख़त्म हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो जो इन्वायरमेंट आया, जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ, उसके लिए सस्टेनेबल नहीं था। इसके लिए क्या हो गया, इरप्ट कर गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए। तो एडेप्टेशन मस्ट है, यदि एडेप्ट नहीं करोगे तो एक्सटिंक्ट करोगे। अरे भाई मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, मतलब याद करो डार्विन भाई साहब को, ठीक है। तो एडेप्टेशन भी 8वें फीचर हो गया। 9th फीचर की बात करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। तो आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म arises from या इवॉल्व फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही कहानी भैया, सेल थ्योरी वाला, ये बातें तो समझ में आती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहीं से इवॉल्व हुआ था, अपने आप में वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है ना। रेप्लिकेशंस की बात हो गई। अब फिर बात करते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत धांसू। बायोडाइवर्सिटी बोले तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस डाइवर्सिटी में अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेयर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज आर नॉन, बट स्टिल 50 मिलियन स्पेसीज आर अननोन ऑन द अर्थ। अब इसको पढ़ने के लिए हमें टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशंस, ठीक है ना, ढेर सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।